3 कानून की लड़ाई में भी किसान जो है एक वर्ग के रूप में सामने आया। बिल्कुल। और किसानों की उस एकजुटता के चलते हुए ही मोदी जी को 3 कानून को वापस लेना पड़ा। साथियों नमस्कार, किताबी दुनिया की बदकही श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पटियाला में हैं और मेरे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी। डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी पिछले 1-1.5 साल से जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था या उसके पहले पंजाब में चल रहा था, उसके बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उसके पहले भी बहुत सारे आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। वे क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था उसके संयोजक रहे। और उस संयोजन में उन्होंने 400 से अधिक किसान संगठनों को एक सूत्र में पिरोने का जो बहुत बड़ा काम किया, जो आज तक नहीं हो पाया था। वो पेशे से डॉक्टर रहे हैं, पंजाब मेडिकल सर्विसेज में की सेवा में रहे हैं और इसके बाद 2002 में वो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त लेते हुए और खेती किसानी के पेशे में उतर गए। खेती किसानी करते हुए उन्होंने अनेक किसान आंदोलनों में सहभागिता की और उनका नेतृत्व किया। उसमें कर्ज की समस्या से जुड़े अनेक आंदोलन हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आज हम इस बदकही में किसान आंदोलन और उनके जीवन से कुछ विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो पहला सवाल यही बनता है कि पेशे से डॉक्टर जी, सरकार की मेडिकल सेवा और फिर अचानक 2002 में उससे इस्तीफा और खेती किसानी की तरफ रुख, इस फैसले की क्या प्रमुख वजह रही? देखिए, एक तो ये बात सही है कि मैं पेशे से डॉक्टर था, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो खेती किसानी करता था जी। और बहुत बचपन से ही मैं खेती किसानी से एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। वो चाहे पैडी सोइंग हो, हार्वेस्टिंग हो या पैडी को साफ करके मंडी ले जाना हो जी। उस समय तो बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, तो उस पूरे काम में रहता था। एक बात। अगली बात यह है कि फिर मैं खेती किसानी से पढ़ाई करके साइंस की डिग्री की, फिर मेडिसिन और सर्जरी की डिग्री करने के बाद मैं जॉब में गया जी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने मेडिकल प्रैक्टिस में यानी गवर्नमेंट जॉब में कम से कम मुझे लगता है 20 साल तो लगाए अपनी ज़िंदगी के जी। लेकिन उस समय भी मैं किसान, मजदूर, यूथ, ऐसे लोगों के संघर्षों और संगठनों के साथ जुड़ा रहा। जी। मैं बेशक पेशे से डॉक्टर था, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गया जी। लेकिन जिस भी हॉस्पिटल में गया उसके इर्द गिर्द जो भी मजदूर और किसानों के संगठन थे उनसे मेरा लिंक रहता था। बहुत सारे संघर्ष हुए उस समय भी जी। उन संघर्षों में मेरे खिलाफ बहुत शिकायतें भी हुई, मेरी पनिशमेंट भी हुई बहुत बार, लेकिन मैं उसमें लगा रहा। जी। फाइनली जब 2002 में मैं जॉब को छोड़ा, उसके कुछ देर बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया जी। तो जॉब को छोड़ने का भी मेरा एक कारण ये था कि 2 काम यानी सामाजिक काम और डॉक्टरी पेशे के दोनों काम बहुत हैवी थे जी। तो उससे बहुत ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगा। तो फिर मैंने तय किया कि एक ही काम करना चाहिए। वो मैंने अपना सोशल एक्टिविज़म को प्रेफर किया और जॉब को छोड़ दिया। फिर 2007 में मेरे पिताजी की डेथ हुई और एग्रीकल्चर को देखने वाला कोई नहीं था। देन आई डिसाइडेड टू प्लंज इनटू एग्रीकल्चर एक्टिविटी और मैंने डायरेक्टली, एक साथी है मेरा गुरमीत सिंह जी। उसके साथ मिलके हम दोनों ने लोन उठाया, ट्रैक्टर लिया, दूसरी मशीनरी ली और अपने से खेती करनी शुरू की हमने दोनों ने। फिर डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि आपने पहले कई किसान आंदोलनों में सहभागिता की और ख़ास करके जो किसानों के कर्ज की जो समस्या को लेकर आंदोलन किए, उस आंदोलन का अनुभव कैसा रहा और उनसे जो ये आंदोलन है वो किस तरीके से अलग आप देखते हैं? देखिए,
मेरी ज़िंदगी में बहुत तरह के आंदोलन मैं एकदम जब MBBS करके अभी निकला ही था जी तो एकदम एक कुदरती करोपी आई, पूरी फसल को तूफान उड़ा के ले गया बहुत बड़े एरिया में। तो हमने उस समय बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन की किसानों की। एक दूसरा बात यह है कि जब मैं थोड़ा सा किसान आंदोलन के बारे में समझने लगा, उस समय तक ये डंकल खरड़ा WTO का चर्चा हो रहा था। जी तो मैंने डिफरेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक बनाया और ये अर्ली 80s की बात है। जी जी अर्ली 80s में BKU का जो फिनोमेना है ये काफ़ी आगे बढ़ गया था और पंजाब में भी था। तब ये डिबेट चल रही थी कि WTO के पक्ष में कौन है, डंकल खरड़ा के पक्ष में कौन है, विरोध में कौन है। साथ ही साथ हम देख रहे थे कि उसी समय पंजाब में भी खुदकशी जो सुइसाइड्स है वो शुरू हुए थे। जी तो जब सुइसाइड शुरू हुए तो इकोनॉमिस्टों ने, एग्री इकोनॉमिस्टों ने, एक्टिविस्टों ने, किसान एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने ये किसानी के इंडेप्टेडनेस का मुद्दा समझने की कोशिश की और उठाया उसको। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में शुरू में जब मैं थोड़ा किसान आंदोलन के साथ जुड़ा, उस समय प्राइवेट जो कर्ज था वो बड़ा था, 70% था। जी जी 30% इंस्टीट्यूशन लोन था। आज उल्टा हो गया, आज 30% इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लोन है और 70% इंस्टीट्यूशन लोन है। तो हम कह रहे थे कि ये जो प्राइवेट जो इंडेप्टेडनेस है या मनी लेंडिंग है जी ये बेसिकली सुइसाइड्स का कारण बन रही है और सच भी था ये। जी तब इसके खिलाफ एक मूवमेंट हुआ प्राइवेट मनी लेंडर्स के खिलाफ और बैंक अधिकारियों की शोषण, मतलब उनकी जो करप्शन है जी जी उसके खिलाफ और बैंकों की लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ। जो मनी लेंडर थे उनके लेंडिंग पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा इंटरेस्ट ले रहे, वो सिंपल है या कंपाउंड है, इन तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी बहस भी होती थी, संघर्ष भी होते थे और मंडियों में मनी लेंडर्स के बाइकआउट तक चीज़ें गई और ये कर्जे का जो संघर्ष है पंजाब में एक बड़ा संघर्ष बना और अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को एक टीम बना के भेजना पड़ा यहाँ पंजाब में जी जिसने रिकमेंडेशन किया कि मनी लेंडिंग जो प्राइवेट मनी लेंडिंग है सूदखोरों की, उसके अल्टरनेट में अगर क्राइसिस को कम करना है, अगर सुइसाइड्स को कम करना है तो इंस्टीट्यूशनल लोन की तरफ बढ़ावा देना चाहिए, जो दिया गया बाद जी में। जी तो मेरा ये मानना है कि किसान आंदोलन में जो थोड़े प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के लोग थे उन्होंने इस इंडेप्टेडनेस के मुद्दे को बहुत ज़ोर से उठाया और सुइसाइड्स का मुद्दा को उठाते हुए तभी पंजाब गवर्नमेंट को मजबूर भी किया कि अगर कोई किसान सुइसाइड करता है उसके लिए 3 लाख राशि, उसके कर्ज की माफ़ी, उसके एक बच्चे को नौकरी देनी चाहिए। ये पॉलिसी बनानी पड़ी पंजाब सरकार को और मैं ये जानता हूँ कि ये पूरा ही। उसके बाद अमरिंदर सिंह को भी, जो लास्ट जो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी जी जी उसने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा और डिक्लेयर भी किया और इम्प्लीमेंट भी किया एक हद तक कि 2 लाख तक का कर्ज जो है वो उस पर वो एकदम वेव ऑफ किया जाएगा। किया भी, काफ़ी लोगों का किया, जी जी 2.5 एकड़ तक किया, फिर 5 एकड़ का हो रहा था, सरकार चली गई चलो। लेकिन ये किसानों के संगठनों का प्रेशर ही था कि वो इंस्टीट्यूशनल लोन की तरफ सरकार को आना पड़ा, 3 लाख रुपया देना पड़ा, कर्ज की माफ़ी करनी पड़ी और फाइनली पूरी पंजाब सरकार को कर्ज की माफ़ी के लिए भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं केवल अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करते हुए भी इम्प्लीमेंट करना पड़ा। जी सर, खेती का संकट एक बड़ा संकट है जी। आपने कहा भी है कि ये कारपोरेट और बाज़ार से नहीं हल होने वाला है और खाली किसान की मेहनत से भी नहीं हल होने वाला है। इसके लिए नीतियों में बदलाव करने की ज़रूरत है। आपकी नज़र में किस तरीके की नीतियाँ अगर बने तो इसमें बदलाव आएगा? देखिए, ये बहुत मतलब के एक तरह का कहिए कि बहुत ही उलझन वाली सवाल भी है जी और ज़रूरी भी है जी
इसका जवाब दिए बिना या इसका अल्टरनेटिव दिए बिना आंदोलन करते रहना अपने आप में काफ़ी नहीं होता। जी हमारा ये मानना है कि एक समय था जी जब एक तरह का एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी की तरह चल रहा था, जी बल्कि खेत से गेहूं आता, सब्जी आती, दालें आती और तेल बीज से तेल निकलता, तो गुजारा चलता था। लेकिन जैसे ही मार्केट के साथ एग्रीकल्चर को जोड़ने की कोशिश की और जोड़ा गया, और उसको हम बोल सकते हैं कि देश में, क्योंकि उस समय अनाज का संकट था, भुखमरी हो रही थी, अकाल पड़ रहे थे, मौतें हो रही थी भूख से, तो फिर उस समय केंद्र सरकार ने नए तरीके से एक पॉलिसी लाने का, जिसको हम बोलते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की एक शुरुआत की। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत का मतलब ये था कि मैं जब पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब में मैं देखता हूँ कि पंजाब में 1/3 सॉइल जो थी, एग्रीकल्चर लैंड जो थी, वो उस पर खेती होती थी, 2/3 बंजर थी, बड़े बड़े रेत के टीले थे, या वो बिल्कुल एक तरह की बैरन लैंड थी। लेकिन जैसे ही ये नई नीतियाँ आई तो किसानों ने पूरी मेहनत करके पूरी ज़मीन को लेवलिंग किया। जी हर 1 इंच ज़मीन का टुकड़ा जो था, बेशक ज़मीन लैंड होल्डिंग जो थी वो बड़े से छोटी होती गई ड्यू टू डिवीजन ऑफ द फैमिली, लेकिन कोई भी ज़मीन का टुकड़ा ऐसा नहीं बचा लैंड का जो जिस पर खेती आज ना हो रही हो। नंबर 1। नंबर 2, जो खेती होने लगी उसमें भी हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स आने लगे, उसमें भी बहुत इंटेंसिव कैपिटल इनपुट जो है, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और फिर उसके बाद ये मशीनरी की इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेस्टमेंट, ये पूरी इन्वेस्टमेंट के साथ हम ये कह सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर से कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो शुरू हुआ। जी अब यही है इसका क्राइसिस क्या है। जी ये है कि किसान मंडी के लिए पैदा करता है, जी पैदा करने के लिए उसे कैपिटल चाहिए। बिल्कुल। कैपिटल उसको मंडी से मिलेगा, वो तो चाहे तो मिलेगा वो प्राइवेट एजेंट से या मिलेगा किसी इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और मार्केट में उसको अपना जो भी क्रॉप है उसको बेचना है। तो अभी उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है क्रॉप को पैदा करने में, और उसे मिल रहा है बेचने के बाद। हमने जो निकाला है कि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लगातार बढ़ता गया, और उधर जो शुरू में जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने, जो मोर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी ने, जो ज़मीन के जो बैरन लैंड थी उसको जब फर्टाइल कर लिया, तो वो भी एक समय आके सैचुरेशन पर आ गई। या ये मानिए कि अगर 30% लैंड पर खेती होती थी, आज 100% पर होने लगी। अगर 5 क्विंटल प्रति बीघा आउटपुट था तो ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 होगा वो। लेकिन जो नेचुरल कैलेमिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़, इंसेक्ट्स, पेस्ट वगैरह थे, वो भी बढ़ते गए और खर्चा भी बढ़ता गया। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि दूसरी तरफ जो प्रॉफिट किसानों को शुरू में हुआ, वो प्रॉफिट यानी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट वो एक जगह जाके स्टैग्नेट हो ठहर गया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ती गई। तो ये हम कहेंगे कि जो शुरू में किसानों को प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कम होने लगा, कॉस्ट बढ़ती रही, और एक जगह जाके खेती जो है वो घाटे का सौदा बन गई। तो यही है क्राइसिस एक्चुअली, जिसमें हम देखते हैं कि किसान जो है, जो बोरो करता था, उसको अपने बोरो किए हुए पैसे को वापस करने के लिए और बोरो करना पड़ा, और इंटरेस्ट देना पड़ा। तो इससे उसकी लैंड होल्डिंग छोटी होती गई, खर्चा बढ़ता गया, उसको उस तरह से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लैंड होल्डिंग सैचुरेशन पर चले गई, तो फाइनली वो
कर्ज में डूब के गया दलदल में फंस और सुइसाइड्स करने लगा। यही है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं कि इसके अगर हम जैसे लक्षण होते हैं ना, किसी बीमारी के लक्षण होते हैं, मलेरिया होगा, बुखार होगा, जी जी, ठंड लगेगी जी, उसके पाँव में दर्द होगा, जी, तो बुखार ज़्यादा होगा। जी जी, इस तरह के लक्षण ही एग्रीकल्चर क्राइसिस के हैं। इंडेप्टेडनेस है, डेथ है, सुइसाइड्स है। जी, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एंटी चला गया एग्रीकल्चर जी जी, एंड फाइनली डीपीजेंटाइजेशन है। डीपीजेंटाइजेशन मतलब किसान छोटा किसान होता गया जी, एंड फाइनली खेती किसानी छोड़ के जमीन को बेच के लैंडलेस हो गया। जी, पंजाब में तो पिछले 20 साल में 2 लाख से ज़्यादा फैमिली जो है वो डीपीजेंटाइजेशन की मार सह चुकी है और लैंडलेस हो गई हैं। तो ये जो लक्षण हैं एग्रीकल्चर क्राइसिस के, ये पंजाब में हर गांव में आप देख सकते हो। तो यही है एग्रीकल्चर क्राइसिस के बेसिक रीजंस, उसके लक्षण, और उसमें जो आपने कहा कि इसका हल क्या है। जी जी, देखिए उसके लिए तो मेरा मानना है फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए एक नीति उस तरफ बनानी होगी। जैसे जी, जो भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल, जी जी, उसका बजट में काफ़ी प्रोविजन रखनी होगी। बिल्कुल। सब्सिडीज को लोग खिलाफ बोलते हैं बहुत, बिल्कुल, लेकिन किसी की ये नहीं कि सब्सिडी मांगना किसी का वो है, शौक है, शौक है, मजबूरी है। मजबूरी। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आज कोरोना आया, जी, कोरोना का जो ये जो वैक्सीनेशन है, जी, ये सबको सरकार क्यों दे रही है? जी, प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट करने के लिए। समाज में बच्चे को पैदा होते ही टीबी, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ये सब की वैक्सीनेशन देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो वीकर सेक्शन है, वीक है, वो वल्नरेबल है। जी, बुजुर्गों को खास ध्यान देती है सरकार, जी, पेंशन देती है, उनके लिए बेड रिजर्व रखती है, उनको बीमार ना हो उसके लिए सहूलत देती है। क्यों? बिकॉज दे आर वल्नरेबल सेक्शन। सिमिलरली प्रोडक्शन एक्टिविटी में समाज में किसान और मजदूर दे आर वल्नरेबल क्लासेस। बिल्कुल सर। तो उनके लिए सब्सिडी, उनके लिए इस तरह की रियायतें देना ये कोई बेकारी नहीं है, जी, जी, इनका राइट बनता है सर। तो उस राइट के रूप में किसानों को सब्सिडी देना, बजट में प्रोविजन रखना, और फिर उसके बाद जो मैं जिस पर जोर देना चाहता हूँ कि किसानों को कोऑपरेटिव जैसी कोई चीज़ें बिल्डअप करने के लिए उत्साहित करना। जी, क्योंकि लैंड के टुकड़े छोटे हो चले हैं बहुत। जितना बड़ा लैंड का टुकड़ा होगा उतनी प्रोडक्टिविटी में कॉस्ट कम लगेगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सकती है। और कोलेक्टिवाइजेशन एंड कोऑपरेटाइजेशन जो है, दिस इज द ओनली मॉडल जिसको गवर्नमेंट को, स्टेट एजेंसीज को प्रमोट करना चाहिए और किसानों को उसको वेलकम करना चाहिए। हरित क्रांति जो थी पहले, आपने एक साक्षात्कार में बताया भी है कि वो अब पीली होनी शुरू हो गई। उदारीकरण के दौर में ये बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। इसको थोड़ा सा और विस्तार के साथ बता दीजिएगा। ना देखिए तिवाड़ी जी, मैं खुद पूरी इस प्रक्रिया में रहा। जी, मैं उस समय से खेती में हूँ जब बहुत कम गेहूं हमारे खेत में हुआ करते थे। मतलब हम खाने के लिए गेहूं पैदा करते, लेकिन सर्दी में आके वो भी खत्म हो जाती, तो हम मक्का खरीद के खाते थे। ये था पोजीशन उस समय। जी। लेकिन हमारे देखते देखते हमने देखा कि हमारे खेत में से ही अनाज के भंडार होने लगे, बहुत बड़े। मशीनरी आ गई, सब केमिकल्स आ गए, पूरी हरियावल होने लगी और थोड़ा बहुत मुनाफे भी दिखाई देने लगे। कच्चे घर पक्के होने लगे, साइकिल की जगह स्कूटर, मोटरसाइकिल होने लगे, घरों में टेलीविजन आने शुरू हुए, बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगे। ये डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ मैंने जो पहले भी बताया कि ग्रीन जो कलर था, इसका ये पैरेलल होना शुरू हो गया। और पैरेलल होने का मतलब ये है
कि पैलर होना हमारे मेडिकल साइंस में ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती जी। जब किसी आदमी का ब्लड प्रेशर गिरता है तो वो पीला हो जाता है। हमें लगता है कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जिस तरह से पीला हुआ, वो उसने पूरे किसानों को, उसके परिवारों को, पूरे हमारे समाज को अपने चुंगल में ले लिया। जी जी। और समाज में हमें लगता है कि आज खेती किसानी ही क्या, समाज में इतना संकट है कि हर परिवार ये सोचता है कि मेरा बच्चा यहाँ नहीं बाहर चला जाए। जी जी। हर परिवार ये सोचता है कि मेरा बच्चा खेती नहीं कोई और काम करे, और काम कर ले। खेती में तो कोई रहना ही नहीं चाहता। जी जी जी। तो ये जो लेकिन आज से 20-25 साल पहले ये हालत नहीं थी। तब नई नई मशीनरी आ रही थी, लोग एग्रो मशीनरी लेकर भी बाहर जाते थे, लेकिन अभी इसका सैचुरेशन हो गया है। जी। और एग्रीकल्चर को अब नया इम्पीटस चाहिए, नया इन्फ्यूजन चाहिए, नया पॉलिसी में चेंजेस चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो धीरे धीरे हमारी जो एग्रीकल्चर में जो लगे हुए लोग हैं वो जिस तरह से सुइसाइड कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं, इसमें और बड़ा संकट आएगा। जिस बीमारी का आपने पहले सवाल में जिक्र किया खेती किसानी के संदर्भ में कि उसे गंभीर इलाज की ज़रूरत है, पहली चीज़ ये कि इस गंभीर रूप से बीमार बनाने में सबने योगदान दिया है या कुछ ने मतलब उससे निकालने का भी प्रयास किया है? नहीं, अगर और अब कौन उस इलाज से आनाकानी कर रहा है, उसका गंभीर रूप से? नहीं, देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और डीपली देखें जी, तो हमने जब मैकेनाइजेशन शुरू हुआ, मेरे गांव में पहला घर था मेरा जिसमें शुरू में ट्रैक्टर आया था। जी। दैट माय फर्स्ट फैमिली मेरी पहली थी जिसमें ट्रैक्टर आया। हम बहुत खुश थे। ट्यूबवेल जब लगा डीजल वाला तो वो भी हमारा पहला घर था। जी। तो इसी तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ हमें लगा कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा, लेकिन ये जो डेवलपमेंट था इसके अंदर छिपा हुआ किस तरह का वो बीमारी है जिसमें आज पंजाब का पानी, पंजाब की लैंड, पंजाब की हवा, पंजाब के लोगों के शरीर और अल्टीमेटली इकोनॉमी, अल्टीमेटली सोशल फैब्रिक सब जो हैं डगमगा गए हैं पूरी तरह से। और इसमें तभी ये बोल रहा हूँ कि आज कोई परिवार नहीं चाहता कि मेरा बच्चा खेती में रहे। जी जी। उसको लगता है कि छोटी मोटी ही कोई नौकरी मिल जाए उसको जिसमें रेगुलर इनकम हो उसको। जी जी। लेकिन खेती नहीं करेगा वो। तो ये जो आया है, ये जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है, ये मॉडल हमें बेशक हमने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके दूररस जो नतीजे निकले वो उस समय हमारे पिता चाचा जी वो भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा और जैसे जैसे आज लक्षण जो सामने आ रहे हैं और जैसे इसको आगे फिर बड़े कॉरपोरेट जो है अल्टीमेटली इस क्राइसिस को बना के वो पूरे एग्री बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। जी जी। या पूरी एग्रीकल्चर लैंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरी मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये जिस तरह से दुनिया में तो डेवलपमेंट हुई लेकिन साथ साथ एटम बम भी बने। जी जी जी। दुनिया में जहाँ एक तरफ अस्पताल बने वहीं दूसरी तरफ बहुत लोगों को मारने वाले रोज हथियार भी बन रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे एग्रीकल्चर में भी जिस तरह से नई नई चीज़ें पैदा भी होती गई, उसी तरह उसके साथ साथ इसकी नीतियों में और इसके बोलिए कि रिजल्ट में कुछ वो चीज़ें भी होती गई जो एक मनुष्य को अगर हम सेंटर में रख के देखें तो वो बहुत घातक निकल रही है। आज देखिए पंजाब का पानी दूषित हो चला है, कैंसर की बीमारी फैल चुकी है, हवा में बहुत प्रदूषण है और पानी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक जो है उसका पानी बहुत नीचे चला गया। जी जी जी। ब्लैक डिक्लेयर कर दिए गए। जी जी। कई जिले जो है डेंजर ब्लैक डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो ये जो अननेचुरल डेवलपमेंट हुई है, जी मैं इसको अननेचुरल डेवलपमेंट कहूँगा। बिल्कुल सही बात। ये रिसोर्सेज को
एक्सप्लॉइट करने की होड़ जो थी जी जी कॉरपोरेट्स की, जिसको अपना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मशीनरी बेच के अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को भी कैप्चर करने की कोशिश थी। ये मेनली मैं सोचता हूँ कि उन पॉलिसी मेकर्स का और उन कॉरपोरेट्स का ही फॉल्ट है, उनका कसूर। जी, कृषि संकट को लेकर सभी संगठन अपने अपने तरीके से आंदोलन करते रहे हैं, मांगे भी उठाते रहे हैं, लेकिन जो वामपंथी संगठनों का सवाल है वो किसानों को बांट कर देख रहे थे। इसका कहने का क्या मतलब था, मतलब क्या संदर्भ है? कैसे बांट कर देखते हैं? आपने कहीं कहा है इस बात को, किसानों को बांट कर कुछ कुछ बिंदुओं पर। हाँ, वो ये है मतलब कि किसान जब हम बोलते हैं, जी जी सर, तो इसमें जब 90s के बाद जी 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 जो मेरा सोचना है, मैं उस नजरिए से ही बोलूँगा। जी जी बिल्कुल सर। 90s के बाद जैसे ही बड़े कॉरपोरेट्स की एक्सप्लॉयटेशन या उसका एग्रेशन आया, तो उसके सामने मजदूर, खेतीहर मजदूर से लेकर बड़े किसान तक सब विक्टिम बन गए। यानी उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में भी देख सकते हैं आप, प्रोडक्शन की जो उसकी खरीद होती उसमें भी देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी देख सकते हो। तो मुझे ये लगता है कि आज की परिस्थिति में जो 80 से पहले जिस तरह से देखा जाता था कि किसानों में कुछ फ्यूडल लैंडलॉर्ड हैं जी, कुछ बड़े लैंडलॉर्ड हैं, रिच पीजेंट हैं, मझले किसान हैं, गरीब किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, जी तो वो हैं, ऐसा नहीं कि है नहीं, जी जी लेकिन एक बड़े कॉरपोरेट के सामने उनके अंतर्विरोध छोटे पड़ गए। जी, और वो एक, जैसे इन 3 कानून की लड़ाई में हमने देखा, 3 कानून की लड़ाई में भी किसान जो है एक वर्ग के रूप में सामने आया। बिल्कुल। और किसानों की उस एकजुटता के चलते हुए ही मोदी जी को 3 कानून को वापस लेना पड़ा। या ऐसा कह सकते हैं कि कॉरपोरेट का जो हमला था उसको एक बार किसानों की एकता के जरिए, किसान संगठनों की एकता के जरिए, उसमें पूरे किसानों की एकता के जरिए, जिसमें खेतीहर मजदूरों ने भी सहयोग दिया, उसको पीछे धकेलने के लिए मजबूर होना पड़ा, धकेला गया। लेकिन हमारे वामपंथी साथियों में अभी भी ये जो सोचने का तरीका है कि छोटा किसान, मझला किसान एक तरफ, मजदूर एक तरफ, जी जी जी, और बड़े किसान या लैंडलॉर्ड किसान जो जी जी दूसरी तरफ, उससे किसानों की आज कॉरपोरेट के खिलाफ जो एकता बन रही है उसको एक चोट लगती है। जी। मुझे लगता है कि इसका ये बहुत गंभीर सवाल है, इसको बहुत गंभीरता से विचारते हुए हमें इसको सिद्धांतीकरण करना चाहिए कि एक बड़ी लड़ाई के सामने छोटे अंतर्विरोध जो है उसको एक साइड में रख देना चाहिए। बिल्कुल। उसको आने वाले समय में कैसे हल करेंगे उस पर देखना चाहिए। जी, जिस एकता की आपने बात की है और इस किसान आंदोलन में देखने को भी मिला, उसी एकता पर हम बात करेंगे कि अगर हम पहले के किसान संगठनों की बात करें कि अलग अलग खेमों में बटे रहते थे, मसलन क्षेत्र के आधार पर, विचारों के आधार पर, राजनीतिक गुणा भाग के आधार पर, लड़ने के तौर तरीके जो उनके थे, जैसे कर्नाटक में नंजुदा स्वामी हैं, महाराष्ट्र में शरद जोशी जी हैं, उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं, हरियाणा में घासीराम नैन जी हैं, पंजाब में अगर की बात करें तो लखोवाल साहब हैं, मान साहब हैं, भूपिंदर सिंह जी हैं, अनेक क्षेत्रों की। इन्होंने संगठित होकर मतलब ये एक संगठित होकर काम क्यों नहीं कर पाए? जो जिस एकजुटता की अभी हमने दिल्ली में बात की या हमने देखा है आप लोगों के प्रयास से, तो इनका क्या जो सांगठनिक व्यक्ति जो ढांचा था या जो व्यक्तिवाद था या अहम था, क्या कारण रहा सर? देखिए, मैंने इन लोगों के साथ ज़्यादा के साथ काम किया मैं। जी जी, इसीलिए मैंने जे आपसे ये तो या आज के पंजाब के संगठनों के भी यूनिटी डिसयूनिटी में देखता हूँ जी।
तो इसमें दो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं मेरे मुताबिक। नंबर 1 के ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं, उसके कारण हैं जैसे आपने बताए जी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी नंबर 1। नंबर 2, कुछ संगठन हैं वो ऑल इंडिया लेवल के भी हैं, वामपंथियों के हैं, जी लेकिन उनका भी जो ताकत है बहुत ज़्यादा नहीं है। जी ये जो किसानों के मुद्दों को लेकर संगठन बने, और खास करके अगर हम बात करें भारतीय किसान यूनियन की, और फिर इसकी डिसयूनिटी की, जी और फिर इसको एक साथ लाने की कोशिशें की, मुझे लगता है कोशिश होती रही है। जी उदाहरण के तौर पर जैसे WTO के समय कोशिश हुई, जी जैसे ही कोई चीज़ आती है तो इकट्ठा होने की कोशिश होती है। लेकिन किसानों के नेताओं में अपने अपने जो उनका जो अलग ब्लॉक बने हुए हैं, अलग जो उनका आधार है संगठन का, संघर्ष का, जी वो इतना अंदर दिमाग में फंसा हुआ है जी कि इसको व्यक्तिवादी कहेंगे या उनका व्यक्तिवादी अहम कहेंगे जी या उनका एम्बिशन कहेंगे, ईगो कहेंगे, कि वो एक साथ आके अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हुए नीचे रख के दूसरे की बात सुन के एक साथ चलने का जो कोशिश है वो नहीं है। जी इस आंदोलन में भी क्योंकि मुद्दा था, एक ऑल इंडिया का मुद्दा आ गया, जी 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 फिर MSP का मुद्दा साथ जुड़ गया, फिर आंदोलन चल गया जी इसलिए चलते आंदोलन में एक साथ आ गए लोग। जी जी लेकिन ऐसे ही हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो फिर भी SKM जो बना इस आंदोलन के जरिए, उसने एक नया रास्ता बनाया है, नई पगडंडी बनाई है, और देश के किसानों के लिए एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जी जी कि आओ किसानों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर एक साथ चलने का प्रयास तो करें। जी जी जैसे दिल्ली आंदोलन ने दिया, तो उसके लिए एक ऑप्टिमिज्म है देश में, और देश के छोटे बड़े मझले किसान संगठन इसके लिए चाहते हैं। लेकिन इसमें भी आप देखिए कि जो लीडरशिप है उसमें फिर अपने अपने कुछ आवाज उठा रहे हैं, कोई इलेक्शन में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक साथ आने की जो कोशिश है या एक साथ लाने की जो कोशिश होनी चाहिए, उसमें दिखते हैं अभी भी। सर इसी से के साथ ये कि ये जो व्यक्तिवाद है या जो दिक्कतें वाली बात है, विजन में तो कहीं कोई कमी नहीं रही। जैसे जो उदारीकरण की नीतियां थी या जो चुनौतियां थी, हम पुराने संगठनों के संदर्भ में पूछ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है ज्यादातर संगठन जो हैं जी वो अभी इस आंदोलन के जरिए जी वो ये आंदोलन के जरिए नहीं, जो गवर्नमेंट या डिफरेंट दुनिया की जो इकोनॉमिक सिनारियो है जी, उस इकोनॉमिक सिनारियो में जिस तरह से कॉरपोरेट हाउसेस जो एक एक चीज को पकड़ के उस पर कब्जा कर रहे हैं, जी जी जी, तो उसमें एग्रीकल्चर और लैंड, इस पूरे जो वो है, इसमें कब्जा करने की जो होड़ है कॉरपोरेट्स में, जी, वो खत्म नहीं हुई है, वो चलेगी, जारी है, जी, अलग अलग देशों में रहेगी। और मुझे लगता है कि किसान संगठनों के सामने जी ये एक बड़ा मुद्दा था, है और रहेगा। और ये हमारे किसान संगठनों को संघर्ष में एकता बनाने के लिए काफी बड़ा और काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा है जी। इसे पकड़कर ही किसान लीडरों को चाहिए कि वो आगे इस तरह की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाए। सर, उदारीकरण की नीतियां नरसिम्हा राव की सरकार में आई। हमारे जो यूपीए के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुए थे, उनके समय में लागू हुई। बाद में संयुक्त मोर्चा की सरकारें बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, राजग की, और फिर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल सरकार यूपीए की रही। फिर मोदी के नेतृत्व में हम दूसरी सरकार देख रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा की जो नीतियां हैं कृषि क्षेत्र को लेकर, उसके बारे में क्या आप अंतर पाते हैं? कोई अंतर है भी या नहीं है? अगर है तो किस तरह का? नहीं, मुझे लगता है, देखिए ये जो 80 में
एक्चुअली तो ये वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड जैसे जैसे बना, जी जी, और जिस तरह का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो गोल्डन पीरियड था पूरे पूंजीवाद का, बिल्कुल, उसको जैसे ही क्राइसिस आया, जी वो क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग शुरू की। जी, उसमें खरीदना, एक्वायर करना, जी ये जो एक हाउस से दूसरा हाउस बड़े होते गए, जी, और ये जो आप देखिएगा कि अल्टीमेटली पूरी दुनिया में हो चुका था ये, जी, और ये जो मोशन था, ये मोशन देश में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। जी जी, और उसके बाद आप देखोगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनाए गए, जी जी, उधर जो पब्लिक सेक्टर था उसको तोड़कर प्राइवेट सेक्टर लाया गया, और उसके लिए जितने भी कानून बन सकते थे वो बनाए गए, और उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जी जी, उनको प्ले करने के लिए खुला ग्राउंड दे दिया गया। खुला ग्राउंड, उसके बाद ही अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग, जिंदल, ये फ्लरिश करते हैं। और बाहर की कंपनियां भी आप देखो, आप देखिए 80s में जब मारुति आती है, जी जी जी, तो कोई कोई कार है यहाँ, जी जी, आज आप कोई मर्जी कार जाओ, शाम को लोन पर लेके आ जाओ। बिल्कुल आ जाओ, बल्कि इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जी जी जी, तो ये पॉलिसी को 1992 में इम्प्लीमेंट किया, और ये कोई एक देश की पॉलिसी नहीं थी, जी जी, इसने पूरे दुनिया को हिला दिया, और पूरी दुनिया में ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होने लगी, जिसको बीजेपी आए, यूनाइटेड फ्रंट आए, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी जी जी, और इसका मुझे लगता है कि अगर कोई मूवमेंट्स देश में किसानों की, मजदूरों की, वो उठती है और कोऑपरेटिव और पब्लिक सेक्टर के लिए लड़ाई लड़ती है, वही इसका बदल बन सकता है। वही इसका मतलब। वो देश में सोशलिस्ट लोग हैं, रेवोल्यूशनरी लोग हैं, डेमोक्रेट लोग हैं, जितने भी मूवमेंट के लोग हैं, क्योंकि इसमें, इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में बड़ा हिस्सा जो है हमारा जनता का, वो काफी मार्जिन पर है, मार्जिन पर, उसको, वो चाहे उसके इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, सर्विसेज की बात है, जो भी है उससे दूर जा रहा है वो, जी, और कुछ लोगों के पास कंसंट्रेट हो रहा है, और दुनिया में भी हो रहा है, देश में भी हो रहा है। देश में भी। तो ये उस पॉलिसी का नतीजा था, जिस पॉलिसी ने कुछ तो अपने नतीजे दिखा दिए और आएंगे आगे, और उसके खिलाफ एक नंगी चिट्टी लड़ाई जो है लोगों को लड़नी पड़ेगी। सर, उसमें ये माना जाए कि जो यूपीए सरकार है मनमोहन सिंह की, जो काम धीरे धीरे से लागू कर रही थी, वो मौजूदा सरकार मतलब खूंखार तरीके से या आक्रामक तरीके से लागू बिल्कुल, कर, क्योंकि ये, इसको हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और उधर जो कैपिटलिस्ट हाउसेज हैं, दोनों का अलायंस हो चुका है। जी जी जी, ऐसा लगता है कि अडानी और अंबानी एक साथ हैं, मोदी और अमित शाह के, जी जी, जैसे सरकार वो चला रहे हैं, ऐसा लगता है। जी जी जी, तो इसी, ये जो एक तरह का मॉडल है, इस मॉडल के नतीजे जो हैं वो बल्कि आपको दिखाई देंगे, और 5-10 साल के बाद 5-10 साल एक बड़े लोगों का गुस्सा जो है इस सिस्टम के खिलाफ आने वाले समय में निकलेगा। सर, ये जो दिल्ली का में जो किसान आंदोलन हुआ, इसकी शुरुआत कहीं मंदसौर, और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, और फिर अचानक से 3 कानून आ जाते हैं, तो क्या मंदसौर और जो बीच के जो घटनाक्रम है और फिर दिल्ली जो लगातार क्रम चल रहा है, उसी की परिणत के रूप में दिल्ली का मंदसौर, देखिए मंदसौर 6 जून को हुआ जी, और 6 जून के बाद, मंदसौर के बाद दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई, जी जी, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जी, और वो लगातार 2-3 साल बड़े बड़े प्रोग्राम, यात्राएं, किसान संसद करते रहे। जी जी जी, इसी बीच कोरोना लॉकडाउन आ गया मार्च में, जी जी, और फिर 6 जून को ये 3 जून को ये कानून आ गए। जी, तो ये कानून जैसे ही आए, तो उसके साथ ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, वो ऑलरेडी अपनी एक्शन में थी। उसने
कोरोना लॉकडाउन के समय में भी एक्टिविटी जारी रखी। और उसी का मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बधाई भी देना चाहता हूँ ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी को कि उन्होंने एक रोल अदा किया जिससे हम बोल सकते हैं कि एक एम्ब्रियोनिक टाइप ऑफ संघर्ष जो है उन्होंने शुरू किया था। जी जी। और ये पंजाब में भी AIKSCC के जो घटक संगठन थे जी वो जोर से इम्प्लीमेंट कर रहे थे इसको। जी जी। और वो जोर से जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था उसका एक बड़ा आंदोलन जो है पंजाब में बना। और पंजाब के आंदोलन के बेसिस के ऊपर ही एक बड़ी यूनिटी देशव्यापी हो जाती, जो अल्टीमेटली 6 नवंबर को 7 नवंबर को गुरुद्वारा रकाबगंज में सैकड़े संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं जी। और संयुक्त किसान मोर्चा बनता है। और वो संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप में फिर आंदोलन जो है पूरा दिल्ली के दरवाजे पर जाता है। किसान आंदोलन ने एक तरीके से जो लोग धीमे धीमे अपनी मांग उठा रहे थे या पर्दे के पीछे थे या डरे हुए थे, ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन ने उनको बूस्टअप करने का काम किया है। वो लोग भी अब दूसरे संगठन या दूसरे विभाग में उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। वैसे तो देखिए जो 2014 के बाद का माहौल बना हुआ था कि आंदोलन कारी एक तरीके से डरे हुए थे कि पता नहीं क्या कैसा घटनाक्रम होगा, तो किसान आंदोलन ने उन्हें बूस्ट करने का भी एक काम किया है। देखिए ये तो लोगों ने खुद एडमिट किया हमारे सेमिनार्स में, जी जी, वेबिनार्स में जी, कि इस आंदोलन ने केवल किसान नहीं, किसान नेता नहीं, किसान संगठन नहीं, उनको तो इन्होंने जगाया जी और लड़ाई में डाला। इसके साथ साथ देश में जो बुद्धिजीवी जनवादी लोग जो हैं, जो संघर्ष करना चाहते थे और जो जैसे आपने कहा 2014 के बाद लगता था कि अब इस देश में कोई लड़ाई कोई संघर्ष करना मुश्किल है, जी जी, उनको एक रोशनी दी जी, उनको एक ताकत दी, उनको एक हौसला दिया, उनको एक जबान दी जी, उनकी कलम में ताकत दी। तो ये जो बल्कि इस आंदोलन ने 1.5 साल में पूरे देश में ये जो माहौल बनाया जी, ये अपने आप में काफी बड़ी इस आंदोलन की प्राप्ति जी। सर, आंदोलन और कोरोना साथ साथ चलते हैं जी जी। और जो कोरोना से जो के दौरान और जो चीज़ें हो घट रही थी और आंदोलन में जो बाहरी चीज़ें घट रही थी, उन चुनौतियों से किस तरीके से निपटना पड़ा, किस तरीके से आपने तकनीक की मदद ली और उसमें किस तरीके की चुनौतियां पेश आई? देखिए कोरोना, मैं कह दूं कि कोरोना पहले ही लॉकडाउन शुरू हो चुका था जी। दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर भी कोरोना काफ़ी था, काफ़ी हमारे साथी कोरोना की भेंट चढ़े भी जी। लेकिन हमने कोरोना से बचाव के लिए जितना कुछ भी हो सकता था, गर्म पानी, काढ़े वगैरह देने जी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बल्कि मुहैया करना, मेडिकल कैंप लगवाना, वैक्सीनेशन का प्रबंध, वो कुछ किए हमने जी जी। दूसरी तरफ ये भी था कि वैसे भी कॉरपोरेट के हमले के बाद अगर हमारी जमीन चली जाएगी, अगर हमारी मंडी चली जाएगी, फिर भी तो मरेंगे लोग। सुसाइड तो ऑलरेडी किसान कर रहे हैं जी जी। तो वहां बैठ के मरे या घर में मरे या खेत में मरे, एक ही बात है। तो ये एक तरह का बल्कि इस तरह का संकल्प ले लिया तो लोगों ने कि या जीत के जाएंगे या फिर लाशा जाएंगे या फिर लाशें जाएगी जी जी जी, या घर वापसी या कानून वापसी। तो ये जो एक तरह का बल्कि माहौल में गाने, मुहावरे, नारे, वो सब इस तरह से कि अब इन कानूनों को हराए बगैर हम नहीं जाएंगे। तो ये जो माहौल था, इसने लोगों को लड़ने की, अपनी जिंदगी को कुर्बान करने की ताकत दी। इसीलिए हम देखते हैं कि 700 के करीब जो किसान हैं वो शहीद हुए। इसी संदर्भ में शायद आपने कहा है कि अगर पंजाब के किसान संगठन
इस तरीके की पहल कदमी न करते, अगर वो दिल्ली ना आते तो शायद इतना बड़ा आंदोलन न खड़ा हो पाता, या दिल्ली नहीं आता आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल, ये पास्ट की भी बात है और आगे भी जी जी जो एमएसपी की लड़ाई होनी है या कर्जा मुक्ति की लड़ाई होनी है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जी कर्ज मुक्ति की लड़ाई, एमएसपी की लड़ाई, या फिर देश में जनवाद को बचाने की लड़ाई, जी जी इस लड़ाई में पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाबी लोग जो हैं उनकी भूमिका अहम रहेगी। जी जी क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रांत है जिसमें सिख जो लोग रहते हैं वो देश में अल्पसंख्यक है, नंबर 1। जी नंबर 2, पंजाब प्रांत जो है ये देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है जी जी उसमें अगर हमला होगा तो ये सबसे ज्यादा इसको तकलीफ होगी। नंबर 3, एग्रीकल्चर क्राइसिस का अगर सबसे ज्यादा पेन होगा तो पंजाब को होगा, किसानों को होगा। जी। तो ये जो नंबर 4, पंजाब के किसान जो हैं ये वेरियस रीजन के चलते हुए, जिसमें सिख आइडेंटिटी एक है, जी जी उसकी मान्यता देश में अदरवाइज दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा है, वो कारण में मैं नहीं जाऊंगा। जी 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 इसके चलते हुए पंजाब की एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल भूमिका रही है जी और फ्यूचर में भी रहेगी, जी जी जिसमें किसान आंदोलन एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा, ये मेरा मानना। जी। जिस किसान कर्ज की आपने बात की, आंदोलन के शुरुआती फेज को अगर हम देखें तो उसमें किसान के कर्ज का मुद्दा और पत्रकारों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भी मुद्दा शामिल था। लेकिन बाद में कहीं ये दोनों मुद्दे मतलब पर्दे के पीछे चले गए या कमजोर पड़ गए। एक तो देखिए ये गलती होगी, कर्ज का मुद्दा तो नहीं था शुरू में, अच्छा, वो तो हमारे उसमें नहीं था जी। ये जो जब शुरू में डिमांड चार्टर बना जी तो ये बुद्धिजीवियों, कलाकारों के मुकदमे वापस हो, ये इशू था। जी जी लेकिन जैसे ही वहां जाके जिस तरह से बीजेपी आरएसएस की सरकार की तरफ से जी ऑफेंस आया जी जी कि ये किसान नहीं है, ये कोई और लोग हैं, जी, तो उससे मुझे लगता था कि मुझे आज भी लगता है जी 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 कि अगर हम उस समय ये टैक्टिस नहीं इवॉल्व करते जी 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 तो वो चीजों को, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश किया जी 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 हर लीडर को, उसके बैकग्राउंड को और उसके आज की सोच को उन्होंने एकदम वो करने की कोशिश की, बिल्कुल, कि ये किसान लीडर नहीं है। मुझे लगता है कि ये जरूरी था, अदरवाइज जो सरकार है वो अपनी एजेंसियों के द्वारा इस तरह का जो दूषण है लगा के आंदोलन को डाइवर्ट कर देते, जी, डिवाइड करने की और डाइवर्ट करने की। इसमें मैं एक और भी बात ऐड करना जी जी, वो ये है कि जब ये इशू जोड़े गए थे तो ये पंजाब के कुछ संगठनों के थे, जी जी, ये सबके नहीं थे। जी जी जी, जैसे ही सिंघू बॉर्डर पर जी सब संगठनों की चर्चा शुरू हुई तो उसमें 3 कानून और एमएसपी 2 मेन मुद्दे बचे थे। जी 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 जी, इसलिए वहां जी जी ऐसे इश्यूज को थोड़ा पीछे चले वो रणनीति के कर्ज वाला मुद्दा तो था ही, जी जी, रणनीति के हिसाब से तो ठीक। आंदोलन ने सर पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं या सरकार के विरोध और घेराव करने की जो रणनीति अपनाई, शायद उसी कारण से कांग्रेस, अकाली दल या आम आदमी पार्टी के नेता परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आंदोलन के साथ हुए। नहीं, मुझे लगता है उसके चलते वो एक कारण है जी। मेन कारण तो यह है कि ये पार्टियां अपने आप को किसान पक्ष की पार्टी बोलती, जी जी, और जितना बड़ा आंदोलन हो गया था इनकी मजबूरी हो गई थी, जी जी, क्योंकि इनका भी कैडर किसानों से है। जी जी जी, जितना बड़ा किसानों से मोबिलाइजेशन हुआ, इनको किसानों के पक्ष में, आंदोलन के पक्ष में आना पड़ा। जी, बीजेपी का विरोध तो हम कर रहे थे, तो कर ही रहे थे, पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसके चलते हुए हमारे पक्ष में नहीं आई। हमारे आंदोलन की ताकत की वजह से हमारे पक्ष में। जी। जो जिस तरीके के ये लोग जैसे सरकारों की तरफ से टारगेट करने का बात जो आपने की, तो आंदोलन पर एक आरोप इन लोगों ने अलगाववादियों के शामिल होने का आरोप लगाया, बताया कि कांग्रेस ने खड़ा किया है कि
कुछ समय बाद बताया कि आढ़तिया जो है बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। इन आरोपों में क्या? इन आरोपों में कुछ नहीं था, प्योरली किसान संगठनों का एक अच्छा कैलकुलेटेड आंदोलन था ये जी, यूनाइटेड आंदोलन था जी, टाइमली आंदोलन था जी, और ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि वो 2 शेर ऊपर उनके रखे रखाए रह गए, उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस आंदोलन में सर बहुत कुछ पहली बार घटा। हिंदुस्तान के अगर हम इतिहास देखें आंदोलनों का, तो उसमें बहुत कुछ पहली बार घटा। पहली बार कारपोरेट के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठी। पहली बार टोल प्लाजा का बहिष्कार किया गया। पहली बार भाजपा नेताओं का मतलब योजनाबद्ध तरीके से बहिष्कार किया गया। महेंद्र सिंह टिकैत के अगर समय के को हम याद करें, और उनके बाद पहली बार मुस्लिम और जाटों की एकता के लिए नारे लगे। गुर्जर और मीणा की समुदाय की एकता पर बात हुई। पहली बार निगमीकरण के खिलाफ मोर्चा खोला गया। इस बारे में ये जो बहुत कुछ पहली बार हो रहा था आंदोलन में, इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है आंदोलन जैसे जितना लंबा आंदोलन चला जी, और जो चैलेंजेस आ रहे थे आंदोलन के सामने उनको एड्रेस करना जरूरी था जी। अगर हम ये नहीं करते तो हमारे जो विरोधी लोग हैं वो हमें डिवाइड कर देते चलते। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये लोगों को बीजेपी तो टारगेट था ही। जी जी। और टोल प्लाजा उनको लगता टैक्स फ्री हो गए जी। और कारपोरेट अडानी अंबानी का भी विरोध जो था उनको ठीक लग रहा था। तो ये अपने आप में एक तरह का कारपोरेट के खिलाफ लोगों को खींच लाने की लड़ाई थी। और उसके पक्ष में जैसे हम बोल रहे हैं कि एक तरफ अंबानी अडानी, दूसरी तरफ मोदी अमित शाह, चारों गुजराती। जी जी। तो ये जो एक सिंबॉलिक लड़ाई लड़ी गई जी, ये लड़ाई ने बहुत सारी चीजें पहली बार इस देश में सीन पर लाए, जैसे आपने कहा जी। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होंगी जो इस आंदोलन ने खड़ी की, सामने लाया आंदोलन और स्थापित किया। WTO कहता है सर कि भारत के 40 करोड़ लोगों को गांव से शहर में लाना है। दुनिया के 4 अरब किसानों को 1 अरब में करना है। थियोडोर सैनन मानते हैं कि आखिरकार किसान को खत्म होना है। सभी किसान के खात्मे की बात कर रहे हैं या उसको हाशिए पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में किसान मोर्चा का मॉडल कैसे उसको मतलब राहत? देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है जी जी कि खेती में लगे हुए लोग वो सर्विस में आएंगे या इंडस्ट्री में आएंगे जी, और उसके लिए एफर्ट भी जुटाते रहे हैं। हमारी भी एग्रीकल्चर पॉलिसी उस तरह के बनाने की कोशिश होती रही है भी अभी भी जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में जी अगर ये कोशिश की जाएगी तो इसके रिजल्ट बहुत बुरे निकलेंगे। बहुत बुरे निकलेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर से निकलकर लोगों को कहीं भी सर्विसेज में जगह नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री में जगह नहीं मिलेगी, तो लोग क्या एकदम पॉवर्टी में, बेरोजगारी में, उसमें चले जाएंगे, एकदम लुम्पन किस्म के लोग बन जाएंगे। और मुझे लगता है वो डेवलपमेंट का एकदम नेगेटिव मॉडल, इनह्यूमन। जी जी जी। तो इसलिए ये जो डेवलपमेंट का मॉडल पीछे से चला आ रहा है, इसको फिर से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सोचने की जरूरत है। आपने जैसे थोड़ा सा फ्रैक्शन की बात भी की थी कि कुछ किसान संगठन 1-2 इधर उधर दाएं बाएं हो रहे हैं कि कोई राजनीति में जा रहा है, कोई एक जगह आपने ये भी कहा है कि किसान संगठनों को राजनीतिक दलों से बहुत बचाने की ज़रूरत है। अगर उसको हम लोग नहीं बचाएंगे तो वो शाखाओं में बट जाएगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। इसके लिए सर क्या प्रयास संयुक्त मोर्चा करेगा या क्या कर रहा है? देखिए, एक तो इसको थ्योरेटिकली कंसेप्ट को जी, किसान आंदोलनों को, मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का किसान संगठन है, तो चाहिए ये कि उनको किसान संगठन और आंदोलन को
पार्टी का फ्रंट बना के नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल। ये अगर बनेगा तो वो किसान संगठन बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा नहीं। इसी तरह से जितने भी किसान संगठन है जी। उनको अगर पॉलिटिक्स में जाना है, किसी साथी को वो जाए, कोई पार्टी ज्वाइन करे, बिल्कुल। लेकिन वो किसान आंदोलन से पासे हट जाए। फिर वहां से ये हट जाए। हाँ, जी, जी। ये जो यूनिटी बनेगी, ये एक किसान, क्योंकि किसानों के मुद्दे और किसान आंदोलन का जो सत्र है ये बढ़ता जा सकता है। जी जी। और हो सकता है कि वो ऊपरले सत्र पर जाके साथी को ये लगे कि मुझे पॉलिटिक्स में जाए। बिल्कुल जाए। लेकिन जब तक किसानों की यूनिटी रखने की जरूरत है, अलग अलग पॉलिटिक्स के लोग जो हैं अगर एक साथ किसान आंदोलन में आ जाएंगे तो उसमें डिसयूनिटी हो जाएगी। इसलिए किसान संगठन और आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टी से हटके रहना चाहिए। हटके रहना चाहिए। जिसको जाना है वो जाए पॉलिटिकल पार्टी, कोई एतराज नहीं, पूरी तरीके से आजाद होकर जाए। जी। दोनों नावों की सवारी, क्योंकि पॉलिटिक्स की लड़ाई हाईएस्ट पॉलिटिकल लड़ाई है। जी जी। किसान आंदोलन उसके नीचे का। जैसे हाईएस्ट लड़ाई के लोग जी लोएस्ट लड़ाई में आएंगे जी, तो वहां वो पोलराइजेशन खड़ी कर पोलराइजेशन। दो नावों की सवारी एक साथ संभव नहीं है। नहीं, दो नावों की नहीं। हाँ, यानी हायर फ्रीक्वेंसी की लड़ाई जो है, जी जी, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी में लड़ोगे आके तो लोअर फ्रीक्वेंसी का जो मैटर है वो टूट जाएगा। किसान संगठनों में आप एक सेंटर बनाने की वकालत करते रहे हैं, बात करते रहे हैं कि जो दिमाग का काम करे। अगर ऐसा हो पाए तो बड़े बदलाव की संभावना देखते हैं आप। इस बात को और थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जो किसान संगठन है या एसकेएम है जी, उसमें जैसे बॉडी में भी पूरे शरीर को काम करने के लिए एक दिमाग की जरूरत है। जी जी। आंदोलन को और मोर्चे को या एसकेएम को भी लगातार डेवलप करने के लिए उसके जो भी उसमें कुछ कमजोरियां आती है उसके हील अप करने के लिए एक टीम की जरूरत है। जी जी जी। वो टीम चाहिए अलग अलग शेड से, अलग अलग विचारों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोगों की। वो अगर नहीं होगी तो कोई आंदोलन या मोर्चा नहीं चल पाएगा। सर, जो परेड के साथ ही जो समानांतर, जो संसद के समानांतर किसान संसद का जो आइडिया था, वो एकदम जैसा पूरी दुनिया की कुछ पत्रकारों ने रेखांकित किया है कि वो एक नया आइडिया था, नया अनुभव था। उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रेखांकित किया गया है। इसी तरीके से कारपोरेट, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि कारपोरेट जगत के साथ जो मोर्चा खोला गया वो भी शायद एकदम अनोखे तरीके का था। ये आइडिया के प्रोपेगेंडा, मतलब जो आंदोलन का एक प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, क्योंकि उसको लेकर था या क्या था? नहीं, मुझे लगता है कि ये अगर आप थोड़ा जाइएगा उसमें जी, तो जैसे ही एसकेएम के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आते थे जी, बहुत सारे आइडिया आते थे जी जी, वहां से ही मैच्योर होके सिंथेसाइज होके कुछ फैसला होता था जी। तो मुझे लगता है कि ये किसी एक उससे नहीं आते थे जी। ये डिफरेंट उससे आ रहे थे। फॉर्म ऑफ एक्शन के बारे में, एक्शन के बारे में, टाइमिंग के बारे में, उसकी विस्तारता के बारे में, उसकी तीव्रता के बारे में ये आते थे। लेकिन इसको किसी एक सेंटर या एक इंडिविजुअल या उस पर नहीं, मैं तो नहीं देख सकता, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग समय में जो विचार आए, जो लगा ठीक तो उसको अडॉप्ट किया गया। जी जी जी। किसान नेताओं ने भाजपा और अकाली दल के नुमाइंदों से कहा कि हम ना तो आपका पानी पिएंगे। जब मुलाकात करने जा गए तो ना हम पानी पिएंगे, ना हम आपकी चाय पिएंगे, ना हम आपकी कोई बात सुनेंगे। आप हमारा ये मांग पत्र लीजिए, पढ़िए और फिर हम किसी दिन आपसे पूछने आएंगे कि हमारी ये मांगों पर क्या सोचा है। ये भी आंदोलन के शुरू का टैक्टिस था एक। जी जी जी। कि जो
तीन कानून लेके आने वाली पार्टीज हैं, बीजेपी, अकाली से, उनको थोड़ा सा हड़काया जाए। उनके घरों तक ट्रैक्टर मार्च करके चेतावनी पत्र दिए गए और लेटर टू प्राइम मिनिस्टर भेजा गया, और फिर इनको ये कहा गया कि आपको घुसने नहीं देंगे गांव में, आप आओ हमारे पक्ष में बोलो। तो ये तमाम हमारे पंजाब लेवल की स्ट्रगल थी ये, जिसने पंजाब के लोगों को साथ जोड़ने का पूरा योग, पंजाब की पार्टियां जी थी उसको मजबूर कर दिया किसान आंदोलन के पक्ष में। और ये भी हमारे जो उस समय ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी का पंजाब चैप्टर था, उसमें काफी विस्तार डिस्कशन करके वहाँ फैसले लिए जाते थे। जी। पहली बार आंदोलन में इतने बड़े पैमाने पे बच्चियां, स्कूल के बच्चे, खास करके जो महिलाएं जो शामिल हुई, पंजाब की को देखते हुए, पंजाब की भूमिका को देखते हुए या पंजाब के महिलाओं का योगदान को देखते हुए आंदोलन में, हरियाणा में भी की महिलाएं भी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी जहाँ जहाँ आंदोलन हुए वहाँ पर भी महिलाएं आंदोलन का हिस्सा बनी। क्या इस तरीके से ये सामाजिक बदलाव या इस तरीके से आंदोलन में जिस तरीके से महिलाओं को निकलने की आज़ादी मिली, मुझे लगता है ये मिली है। इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा दोनों जगह से जी बड़े पैमाने पर यूथ आया है, महिलाएं आई हैं, दूसरे सेक्शन भी आए। जी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पंजाब के हर घर में अगर बुजुर्ग आदमी 80 साल का बोलता था नरेंद्र मोदी, तो 6 साल का बच्चा बोलता था मुर्दाबाद। अगर 5 साल की बच्ची बोलती थी संयुक्त किसान मोर्चा, तो 70 साल की बुजुर्ग औरत बोलती थी जिंदाबाद। जी। ये जो माहौल बना था, इसमें हम देखते हैं कि महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है, ये पार्टिसिपेशन तो पूरे देश ने हैरान कर दिया, बहुत देश को हैरान कर दिया। और ये किसानों की आंदोलन में मोबिलिटी को भी दिखाती है कि कितने मोबाइल थे लोग, और यही ताकत के वजह से ही है। एक्चुअली मोदी जी अगर 3 कानून को वापस नहीं लेते तो ये तो आंदोलन और बड़ा हो जाता, लोगों का एक सर्कल बन गया था आने जाने का, बड़े पैमाने पर लोग आने लगे थे। और ये मुझे लगता है कि अगर ये नहीं करते 19 नवंबर को, तो मुझे लगता है कि फिर यूपी और 2024 के रिजल्ट जो हैं वो और होते, एटलीस्ट यूपी के 2024 तो अभी आएगा। जी। लेकिन यूपी डिफरेंटली बिहेव करता है, यूपी के लोग। 2022-23 के रबी सीजन के लिए गेहूं की फसल की जो है केवल 2% की बढ़ोतरी की गई है, महंगाई 3 गुना बढ़ गई है, जिससे किसानों को नुकसान ही होना है। और जो खास करके यूपी में देख के आ रहा हूँ, पंजाब की तो मैं स्थिति नहीं जानता हूँ कि इस बार का जो उत्पादन है किस तरीके से उसमें गिरावट आई। तो अगर मूल्य भी नहीं मिलेगा, उत्पादन भी गिर रहा है, तो और स्थितियां खराब ही होनी है। नहीं, स्थितियां तो परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं। जी। यहाँ तो लोग, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हुआ है जी, उसके चलते बहुत सारे सुइसाइड्स हो गए हैं। और जैसे जैसे ही ये और मूल्य भी नहीं बढ़ा है जितना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई है, इससे बहुत सारे सुइसाइड्स हो रहे हैं। और मुझे लगता है यही एक क्राइसिस है जो आने वाले समय में भी बाकी फसलों में भी दिखाई देगा, जो भी रबी की फसलों में दिखाई देगा। हिंदुस्तान की पहचान गांव से जी होती है। गांधी जी हों, सर छोटू राम हों, महेंद्र सिंह टिकैत हों, या पंजाब के पुराने किसान नेता हों, सभी गांव और किसान को ध्यान में रखकर ही नीतियों की बात करते रहें। ऐसे में किसानों की उपेक्षा सरकारों के द्वारा लगातार, अगर हम पुराना इतिहास भी देखें तो गांधी कहीं नजर आते हैं आप, या उस दौर के और जो लोग हैं जो गांव को केंद्र में रखते थे? नहीं, मुझे लगता है गांव को जो केंद्र में रखते थे वो भी उसी समय अंग्रेजों के समय बात करने की थी जी। लेकिन 47 के बाद हम देखते हैं कि टोटल जो डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज हैं जी, वो आई है अर्बन सेंट्रिक ही ज़्यादा। जी। पूरे अर्बन एरियाज को डेवलप करना, बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े
स्कूल्स, कॉलेजेस सब अर्बन एरियाज में ही बने, गांव में कुछ नहीं बना। गांव सेंट्रिक डेवलपमेंट जो है वो मुझे नहीं पता कि 47 से 52 तक, 50 से लेके 55 तक क्या हुआ हो, लेकिन जो टोटल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसमें गांव का तो कहीं जिक्र नहीं था। गांव, हालांकि गांव के बारे में गांधी जी ने बहुत कहा, गांव के बारे में पंचायती राज आया, लेकिन पंचायती राज भी क्या कर रहा है वो आपके सामने जी। सो मुझे लगता है कि आज हमारे देश में गांव जो है, इसीलिए गांव से लोग जो है बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि गांव में उस तरह की इकोनॉमी, उस तरह का सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उस तरह का कल्चरल कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता जिसमें स्टेट जो है कुछ इंटरवीन करके कर रही है। ऐसा नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा, करना चाहिए भी लोगों को। यानी गांव को, अगर गांव जितने बड़े पैमाने पर गांव हैं इस देश में और जितने बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन रहती है गांव में, उसलिए अगर ये नहीं ध्यान देंगे तो गांव में अनरेस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए। जी जी। आंदोलन को संगठित करने में कई चीज़ें, मतलब धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की क्या भूमिका रही? हरमिंदर साहब, यहाँ से पहली बार जो मुझे सूचना है किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज़ उठी। देखिए, हमारा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि पंजाब में पूरे धार्मिक संस्थाओं ने, संप्रदायों ने, शख्सियतों ने इस आंदोलन में सपोर्ट ही नहीं किया, इस आंदोलन में शमूलियत की जी, और बड़े पैमाने पर आंदोलन को एक आत्मिक बल दिया इन्होंने, ताकत दी। और ये पंजाब में ये ऐसा होना भी था। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे कि गाजीपुर बॉर्डर में भी जी जो सिख लोग आए शुरू के दिनों में इतने बड़े पैमाने पे, वो क्यों आए वहाँ जी? वो तो बीके टुकैत के लोग नहीं थे जी जी, उनका कोई किसान संगठन नहीं था। वो इसीलिए आए कि वो अपने आप को पंजाब के सिख किसानों के साथ आइडेंटिफाई कर रहे थे जी जी। राजस्थान से क्यों गंगानगर और हनुमानगढ़ से इतने लोग आए, मध्य प्रदेश से क्यों ग्वालियर से इतने लोग आए, सिख लोग आए जी जी जी। तो ये जो सिख संस्थाओं, संप्रदायों, शख्सियतों की जो कंट्रीब्यूशन है और स्पेशली सिख जो मान्यताएं हैं जी, उनका जो इस आंदोलन के साथ जुड़ाव था जी जी, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जी जी जी। हर रोज देखो पंजाब के हर गुरुद्वारे में रोज अरदास की जाती है इस आंदोलन के कामयाबी के लिए जी जी। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंदिरों में जो है उस तरीके की बात की गई है, बहुत सारी मस्जिदों में उस तरीके की बात की गई। आंदोलन ने किस तरीके की संस्कृति जो आंदोलन के दौरान विकसित की, जिसे आप बार बार याद करते हैं? देखिए, आंदोलन के शुरू में ही मैं तो देख रहा हूँ कि पंजाब में जो कवि लोग थे, गायक थे, गीत लिखने वाले लोग थे, वो आगे आए। उन्होंने किसान की हालत के बारे में, दिल्ली के साथ उसके विरोध के बारे में, आंदोलन के बारे में, लड़ाई के बारे में, संगठन के बारे में, एकता के बारे में बहुत सारी रचनाएं रची गई, गीत गाए गए, नाटक खेले गए, ड्रामा बनाए गए, खेले गए। और मैं ये मानता हूँ कि इस आंदोलन ने हमारे जो इंटरकास्ट यूनिटी, ये एक महिला पुरुष की यूनिटी और एकता जी जी, ये तमाम चीज़ों को बिल्डअप किया। फिर देश के पैमाने में डिफरेंट जो प्रांतों के लोग हैं उनको एक साथ लाया ये आंदोलन। तो ये जो एक इसको कल्चरल उसमें कैसे बोलना मुझे नहीं पता जी जी, लेकिन अपने आप में मुझे लगता है बड़ी डेवलपमेंट। उत्सव धर्मिता आप कि आंदोलन ने दिखाया कि उत्सवकारी भी आंदोलन हो सकता है जी जी। साथियों, डॉक्टर दर्शन पाल जी से बहुत सारे मुद्दों पर किसानी के उस पर बात हुई। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला हमारे लिए इतने व्यस्त समय में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे पर साथ में रहे अभिषेक कुमार जी
जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।